हेलो बच्चों, केमिस्ट्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बच्चों, जो भी बच्चे 2025 में 12th बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप लोग जो है कि ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग चालू किए हैं। इससे पहले बच्चों हम एक वीडियो डाले थे कि सीरीज नंबर 1, आज उसी का हम लोग जो है कि सीरीज नंबर 2 हम लोग डालेंगे। तो बच्चों, रटने से कुछ नहीं होता है कि हम लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। अगर रट लेंगे, एक दो क्वेश्चन को हम लोग रट करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन रटने से कोई फायदा नहीं है। देखते हैं कि जो सब्जेक्टिव अगर होगा तो प्रयास करेंगे सब्जेक्टिव का भी ले आए, लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का हम लोग दूसरा लेक्चर हम लोग लेके आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि दूसरा लेक्चर। देखिएगा बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द क्रिस्टल डिफेक्ट, या क्रिस्टल में दोष कब उत्पन्न होता है। तब हम लोग कि जो हम लोग आएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां बच्चों हमारा दिया हुआ है, यहां हमारा दिया हुआ है कि पहला जो है हमारा दिया हुआ शॉटकी दोष, दूसरा हमारा फ्रैंकल दोष, तीसरा एब्सेंटल और चौथा इनमें से कोई भी। तो हम लोग बच्चों एक कंपाउंड लेते हैं, हम लोग वो लेते हैं क्या, NaCl। NaCl से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो क्या होता है कि Na पे प्लस और Cl पे माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक पैटर्न बना लेते हैं, हमारा ये एक पैटर्न बना लेते हैं, और ये पैटर्न अगर बार बार रिपीट होगा तो तब उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। और जब उसके अवयवी कण या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण में हमारा बच्चों क्या आएगा, तीन चीज आएगा, वो होगा हमारा M। क्या आएगा, M का मतलब होता है A फॉर हमारा एटम, I फॉर आयन, M फॉर मॉलिक्यूल्स। जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री के द्वारा होता है तब वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसी को हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। तो हम लोग इसका अरेंजमेंट रेगुलर ज्योमेट्री में हम लोग करते हैं, इसका अरेंजमेंट हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री में करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि Na पे प्लस Cl पे माइनस, Cl पे माइनस है तो क्या Na पे प्लस और Cl पे माइनस। यहाँ Na पे प्लस है तो यहाँ लिखते हैं Cl पे माइनस, यहाँ Na पे प्लस, यहाँ Cl पे माइनस, यहाँ क्या Na पर प्लस। यहाँ लिखते बच्चों कि Cl, यहाँ हमारा क्या होगा Na पे प्लस, यहाँ क्या Cl पे माइनस, यहाँ Na पे प्लस और यहाँ क्या Cl पे माइनस। अभी इसमें जो है कि किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं है, अभी इसमें जो है कि किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं है। अब देखेंगे कि क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न होगा। अब देखेंगे कि क्रिस्टल में दोष कैसे उत्पन्न होगा। देखिएगा, ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड है, इसमें किसी भी प्रकार का अभी दोष मौजूद नहीं है। देखिएगा,
इस पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। क्या प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो क्या सॉलिड का निर्माण करेगा, क्या यस या नो, सॉलिड का निर्माण करेगा। तो इसमें देखिए सभी जो है एक दूसरे से रेगुलर ज्योमेट्री के द्वारा अरेंज है। ये हमारा अभी ट्रू सॉलिड है, या इसको हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। अभी इसमें किसी भी प्रकार का दोष मौजूद नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां से क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई प्लस चार्ज, यहां से क्या नाम है कि जो कोई माइनस चार्ज, ये क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ क्या माइनस चार्ज, माइनस और माइनस में क्या रिपल्सन होगा क्या, और रिपल्सन होगा तो क्या सॉलिड बनेगा, क्या सॉलिड नहीं बनेगा। इस सॉलिड में दोष उत्पन्न हो गया, इस सॉलिड में क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन, समान संख्या में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अब्सेंट होता है, तब जो बच्चों दोष उत्पन्न होता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब फ्रंटल डिफेक्ट हमारा कब होगा, तो इसमें से कोई एक आयन, कोई एक आयन, कोई एक आयन चाहे धनायन हो या ऋणायन हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। और तब जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है उस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो मान लेते हैं यहां से हमारा क्या हो गया, ऋणायन क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। अब्सेंट हो गया तो हमारा कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, फ्रैंकल दोष उत्पन्न। कोई एक, अगर दोनों अब्सेंट रहता है तब तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, कोई एक अब्सेंट रहेगा तब हमारा कौन सा डिफेक्ट होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। अब यहां नेगेटिव चार्ज अब्सेंट हो गया तो अब हम लोगों के माइंड में आया कि ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या यहां इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे तो क्या इसका डिफेक्ट दूर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहां प्रवेश कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या किया, डाल दिया। तो क्रिस्टल तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन को जो इसमें प्रवेश करवाए ये वास्तव में इसमें आके क्या हो गया, फंस गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन को इसमें प्रवेश कराए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ सेंटर कहते हैं। एफ का मतलब होता है फॉरबिडन, एफ का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन। और फॉरबिडन का हिंदी मीनिंग होता है कलर होता है, या इसको हम लोग कलर सेंटर भी कहते हैं। तो क्या कहता है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो बच्चों कि जो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, तो हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एफ सेंटर। क्या होगा, एफ सेंटर। ये इसमें आके फंस जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जो हम इसमें प्रवेश करवाए, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाना क्या कहलाता है, एफ सेंटर कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, हमारा है एचसीपी में परमाणुओं की संख्या होती है। तो एचसीपी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है।
कितनी होती है 6 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि रवा के कितने प्रकार होते हैं। रवा के कितने प्रकार होते हैं। रवा के कितने प्रकार होते हैं 4 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है आयनिक सॉलिड। क्या है आयनिक सॉलिड। दूसरा हमारा क्या है कोवैलेंट सॉलिड, या उसी को हम लोग एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तीसरा हमारा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा हमारा है मेटालिक सॉलिड। तो हमारा कहेगा कि रवा के कितने प्रकार होते हैं, तो राइट आंसर हमारा कितना 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो देखते हैं H2O में कितने प्रकार का आबंध पाए जाते हैं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि H2O में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है। तो बच्चों हम लोग देखे हैं एक पॉइंट के बारे में, आप लोग भी जानते होंगे कि हनुमान जी फोन से बात करते हैं। सुने हैं क्या, हनुमान जी किससे बात करते हैं, फोन से बात करते हैं। यहां हम लोग ले लेते हैं हनुमान जी, और यहां हम लोग लेते हैं FON। कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। H बॉन्ड कहते हैं, या कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन तो होगा ही, इस फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कोई एक होगा, तब इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा है H2O में हमारा तो हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन के अलावा फोन में से हमारा क्या है ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा ए होगा। अब हम लोग देखते हैं मेटालिक बॉन्ड हम लोग किसे कहते हैं, जब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण मेटल होता है तब उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड होगा मेटालिक बॉन्ड होगा। जब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा कि जो आयनिक बॉन्ड होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है CaNO3 का यहाँ हॉल 2 होगा। बच्चों मिस्टेक है, CaNO3 का हॉल 2 में वांट ऑफ गुणांक होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखते हैं NO3 का हॉल, इसको तोड़ते हैं तो Ca पे कितना प्लस 2 प्लस NO3 पर कितना माइनस 1 माइनस। चूंकि ये हॉल 2 है इसीलिए इसमें कितने से गुना कर देते हैं 2 से। तो यहाँ हमारा 1 और यहाँ हमारा कितना 2, तो i का वैल्यू हमारा कितना आया 3 आया। तो 1 का गुणांक का वैल्यू हमारा कितना होगा 3 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या सी। राइट आंसर हमारा क्या होगा सी। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों कहता है कि 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.0 m mgCl बिलियन के हिमनांक का अवनमन समान होगा, लगभग 2 गुना होगा, लगभग 3 गुना होगा या 6 गुना होगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं कि 0.01 m ग्लूकोज नहीं। हाँ अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है
कि 0.01 MgCl2। अब कहता है कि इस दोनों में कंपैरिजन करने के लिए हमको कहता है, अब कंपैरिजन करेंगे तो इसके अपेक्षा ये कितना गुना होगा। तो ग्लूकोज का फार्मूला बच्चों क्या होता है, C6H12O6। पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे, ऑब्जेक्टिव सीरीज के पिछले लेक्चर में भी हम देखे थे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। बच्चों इस वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे जो 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उस बच्चों को इस वीडियो से बहुत सारा बेनिफिट होगा। अपना भी बेनिफिट उठाइए, अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि 0.0 m ग्लूकोज, यहाँ क्या है MgCl2। तो हम लोग इसमें निकालते हैं, तो ये हमारा क्या होता है कि 0.0 m क्या होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यह अपने आयनों में नहीं टूटता है, इसीलिए I का वैल्यू हमारा कितना 1। इसको इससे गुना करेंगे तो इतना ही उसका वैल्यू आएगा। अब यहाँ हम लोग आते हैं, तो यहाँ हमारा क्या है कि 0.01 MgCl2। तो MgCl2 को हम लोग तोड़ते हैं, Mg पर कितना 2 प्लस और Cl पे क्या माइनस, Cl2 है तो इसीलिए क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। I का वैल्यू हमारा क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर कितना 3। इसका मतलब है कि इसमें कितना से गुना होगा 3 से। ये हमारा इतना है, इसमें 3 से गुना होगा, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा तिगुना। क्या हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। या किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है कि लगभग क्या होगा तिगुना। राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत बार इससे पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि जो निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म है, निम्नलिखित में से कौन कॉलेजेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलेजेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग 4 भागों में देखे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हिंदी क्या होता है परासरण दाब, श्यानता नहीं होगा, पृष्ठतनाव नहीं होगा, अपवर्तनांक नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा परासरण दाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। अर्ध पराग झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मेम्ब्रेन को कितने भागों में, 3 भागों में। पहला हमारा क्या प्रीमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या नॉन प्रीमेबल मेम्ब्रेन और तीसरा हमारा क्या सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। तो प्रीमेबल का मतलब होता है परमिशन, क्या होता है परमिशन, किसको परमिशन होता है कि सॉलिड और लिक्विड को, इसको सॉलिड और लिक्विड को। तो प्रीमेबल मेम्ब्रेन से हमारा सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल गमन कर सकता है। नॉन प्रीमेबल मतलब उसको परमिशन नहीं है, किसको तो सॉलिड और लिक्विड को। इसका मतलब है कि नॉन प्रीमेबल मेम्ब्रेन से सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल नहीं गमन कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग शॉर्ट में बच्चों एसपीएम भी कहते हैं। एसपीएम से होकर सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा सॉल्वेंट पार्टिकल गमन कर सकता है। सॉल्यूट का मतलब होता है विलय, हिंदी में क्या होता है विलय, और सॉल्वेंट का क्या होता है विलायक। तो एसपीएम से होकर या सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन से होकर या अर्ध परागरम झिल्ली से होकर कौन से पार्टिकल गमन कर सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल गमन कर सकता है, या हिंदी में विलायक का पार्टिकल गमन कर सकता है। इसमें कहता है विलय के अणु, विलायक के अणु,
कौन होगा? विलायक के अणु। जटिल आयन नहीं होगा, सरल आयन नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा? विलायक के अणु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कहता है कि किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ होता है। कहता है कि जो इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट करते हैं। क्या कहता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम तो आप लोग जानते ही होंगे। इक्विलिब्रियम करते हैं तो क्या होता है? जीरो से अधिक रहता है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जीरो से नीचे रहता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? गेन करता है। और जब क्या नाम है? इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है, उस कंडीशन में डेल्टा जी का वैल्यू हमारा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा होता है कि 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करने के लिए Al3+ को हमको इसमें रिडक्शन करना है Al। तो 3+ है तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन बचो बाहर निकलता है उतना फेराडे होता है। तो हमारा कितना होगा? 3 फेराडे। अब फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 96,500। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 गुना 96,500 करेंगे। इसको जब गुना और करिएगा तो हमारा अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा है एबीसी तत्वों का मानक इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन का इंग्लिश क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्रमशः कितना दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमको इतना दिया, तो कहता है उसके अपचयन की शक्ति का क्रम क्या होगा? तो हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया। ए का कितना हमारा प्लस 0.68 वोल्ट, दूसरे का क्या दिया हुआ? माइनस 2.50 वोल्ट, और इसका क्या दिया हुआ है कि माइनस 0.50 वोल्ट दे दिया होती नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर? इस बी पर। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और जिस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर? इस पर। उसके बाद किस पर? सी पर। और लास्ट में हमारा क्या? इसका क्या होना चाहिए? बी ग्रेटर देन क्या? सी ग्रेटर देन क्या? ए। ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो हमारा क्या है इसमें? देखिए हमारा डी में है बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो हमारा कौन सा होगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कहता है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो हमारा एक ट्रिक्स बताए थे, ट्रिक्स हमारा है, ट्रिक्स हमारा क्या है? लॉन। क्या है? लॉन। क्या है? लॉन। लॉन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट में हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा।
ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, एनोड होगा, और एनोड होगा तो हमारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हमको कहता है एनोड होगा, एनोड होगा तो कौन सा चार्ज होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो एनोड होगा तो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो राइट आंसर हमारा क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। पता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है। हमारा एक में है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कहता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा न्यूनतम ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखे बच्चों, होता क्या है कि स्टूडेंट हमारे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन रिजल्ट किस स्टूडेंट का होता है, तो उन सभी स्टूडेंट में से जो सबसे एक्टिव स्टूडेंट होता है उसी का रिजल्ट होता है। तो सेम हमारा है कि कहता रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करेगा, कहता जिसके पास एक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा वही क्या करेगा, रिएक्टेंट को किसमें बदलेगा, प्रोडक्ट में बदलेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या, सक्रिय ऊर्जा, या इंग्लिश में क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। कहता फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का कितना वैल्यू होता है। तो हमारा इसका क्या होता है कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा क्या, Q1। आप लोगों को हम प्रूफ किए हुए हैं, तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट के लिए भी। तो ये हमारा क्या होगा, K1 होगा। K1 नहीं दिया हुआ तो K भी है, तो हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। कहता रिएक्शन का रेट जो है निर्भर करेगा किस पर, तो हमारा कहता है सक्रिय द्रव्यमान पर, अनुभार पर, परमाणु भार पर, तुल्यांक भार पर। अभी तुरंत हम इस पिछले क्वेश्चन में भी बताए, किसी भी पदार्थ का क्रिया करने का रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करेगा, कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करेगा सक्रिय द्रव्यमान। जितना एक्टिव मास होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या, इन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। अपने गांव देहात में इसको कहते हैं चुगलखोर। क्या कहते हैं, चुगलखोर। और क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट कह दिया, एक बच्चे के कान में कह दिया, फलना तो तुमको गाली देना,
अगले बच्चे के कान में भी कह दिया, चलना तो तुमको क्या कर रहा था, गाली दे रहा था। अब क्या होगा, जैसे क्लास खत्म होगा दोनों अपना फटाफट बेल्ट निकाला और दे दबादब दोनों में फाइटिंग चालू। अब तब वो क्या कर रहा है, जब दोनों में फाइटिंग चालू हो गया वो क्या कर रहा था, ताली बजाना चालू कर दिया। तो वो तो स्वयं रिएक्शन में भाग नहीं लिया, लेकिन रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया, बढ़ा। लेकिन एक ऐसा भी नाम है कि बच्चा होता है कि दो बच्चे के बीच में अगर बहुत सारा फाइटिंग चल रहा है और वो क्या करता है, उस दोनों के मैटर को वो क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है, या मैटर को क्या करता है, सुलझा देता है। तो ऐसा भी बच्चा। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन के रेट को क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। तो कहता है अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता दोनों है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बच्चों एब्जॉर्प्शन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारा किसी भी पदार्थ का सरफेस है और यहां हमारा मान लेते हैं ये पदार्थ, ये कोई दूसरा पदार्थ इस पे आके क्या होगा, चिपकेगा। तो इसमें जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में इसके बीच में क्या होता है कि वीक फोर्स कार्य करता है और उस वीक फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वंडर वाल फोर्स कहते हैं। अगर हमारा इसी तरह से केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा तो इसके बीच में हमारा केमिकल फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स कार्य करता है, तो तब ये इसमें आके क्या हो जाता है, चिपकता है। इस सरफेस पे आके क्या होता है, चिपकता है। इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, तब ये आके ये भी चिपकेगा, ये भी चिपकेगा। लेकिन इसमें हमारा वीक फोर्स कार्य करता है, वंडर वाल फोर्स कार्य करता है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी कम देना पड़ेगा। वो हमारा एनर्जी होता है 20 से 40 किलो जूल होता है। और यहां से जब हम लोग इसके सरफेस पे से जब हम लोग इसको हटाएंगे, उसमें हमारा क्या होता है, 80 से 240 किलो जूल हमारा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमारा यहाँ क्या कहता है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 40 से 400। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जो 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो कहता है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। देखिएगा बच्चों कि हमारा क्या होता है, टिंडल प्रभाव हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो कहता है जब प्रकाश की किरण को किसी ट्रू सॉल्यूशन से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है, ये हम क्या नाम है कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और पानी में हम लोग क्या करते हैं, शुगर डाल देते हैं और शुगर पार्टिकल जब इसमें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अगला हम लोग लेते हैं
ये हम लोग क्या नाम है कि पानी ले लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लोर डाल देते हैं या आटा डाल देते हैं, तो तब जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन। उसी तरह से तीसरा हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जिसके कारण जब यहां से सनलाइट को गुजारते हैं, यहां से जैसे हम लोग सनलाइट को गुजारते हैं, इससे क्रॉस नहीं कर पाता, इसको क्रॉस कर देता है। लेकिन उसी तरह से जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन से होकर गुजारते हैं तो इसका पार्टिकल का साइज क्या होता है, कि बड़ा होता है। अब पार्टिकल का साइज जब बड़ा होता है, उस पर जब सनलाइट पार्टिकल जब उस पर पड़ता है, वो उसको स्क्रेप कर देता है या क्या करता है, फैला देता है। उसके बीच में जितना भी पार्टिकल होगा वो हमें क्या होता है, दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग सिनेमा घर में हम लोग देखते होंगे, जब सिनेमा देखने के लिए जाते होंगे तो प्रोजेक्टर से जब क्या होता है कि लाइट जब पड़ती है उस पर्दे पर, तो लगता है कि बहुत सारा धूलकण उसमें क्या रहता है, तैरते रहता है। वो धूलकण क्या करती है, उस लाइट को स्क्रैप कर देती है, फैला देती है, उसको क्या करती है, फैला देती है। और तब क्या नाम है कि प्रकाश का मार्ग जो है वो हमें क्या करता है, दिखाई देता है। तो हमको कहता है विलयन में, अवक्षेप में, सॉल्व में और वाष्पों में। तो इसको कोलाइडल सॉल्व भी करते हैं, तो हमारा ये क्या होगा, सॉल्व। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कहता है रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। अब अभी तुरंत हम बताएं कि जो यहां हमारा क्या होता है कि वीक फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स का नाम अभी क्या बताए कि वंडरवॉल फोर्स बताए। इसको रिमूवल करना क्या होता है, आसानी होता है, या डिसॉर्प्शन करना, इसको हटाने की प्रोसेस को क्या करते हैं, डिसॉर्प्शन करते हैं। तो इसको हटाना क्या आसान होता है, इसीलिए फिजिकल एब्जॉर्प्शन में रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल। मतलब क्या, उत्कर्षणीय होगा। केमिकल एब्जॉर्प्शन में अधिशोषण, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हटाना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब इरिवर्सिबल होता है। हिंदी क्या होता है, अनुत्कर्षणीय। इसमें रिएक्शन कैसा होता है, अनुत्कर्षणीय होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव अभी हम बताएं कि कौन से सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, क्योंकि उसका सॉलिड पार्टिकल उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। जब प्रकाश की किरण को उससे गुजारा जाता है उसका मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। तो बचा चीनी के घोल में, सोने के कोलाइडी घोल में, सस्पेंशन में, इमल्शन में कहता टिंडल प्रभाव नहीं होता है, इसमें चीनी के घोल। अगला हम प्रश्न आते हैं बच्चों कि गैलेना, क्या गैलेना किसका अयस्क, तो हमारा किसका होगा, पीबी का। क्या होगा, पीबी का। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, फ्री स्टेट में कौन पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ये। कहता प्रगलन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। क्या कहता है, स्मेल्टिंग, या किसी का नाम है रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग विथ कार्बन, रिड्यूसिंग विथ क्या, कार्बन स्मेल्टिंग को, और दूसरा नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग विथ कार्बन में ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो क्या करता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ZnO, जब उसका स्मेल्टिंग करते हैं तो किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा या कोक के द्वारा, तो ये क्या हो जाता है Zn प्लस क्या CO। हमें क्या नाम है कि प्योर मेटल का, मेटल की क्या होती, प्राप्ति करती है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है, कार्बन करता है। इसमें 2 C है, दोनों होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। पहले क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग और फोर्स करते हैं, उसके बाद कंसंट्रेशन और फोर्स करते हैं। कंसंट्रेशन और फोर्स को कितने भाग में, 2 भाग में, पहला फिजिकल मेथड और दूसरा क्या, केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम लोग कितने भाग में, 4 भाग में, पहला क्या, बाय हैंड पिकिंग मेथड, दूसरा हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, तीसरा हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, नेक्स्ट हमारा है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, या उसको हिंदी में फेन उत्प्लावन विधि कहते हैं। अब फेन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा हम लोग ओनली और ओनली क्या कर सकते हैं, सल्फाइड गैस का सांद्रण कर सकते हैं। इसीलिए कहता है सल्फाइड गैस का सांद्रण हमारा कौन से विधि के द्वारा होगा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट बच्चों ये हमारा किसका अयस्क होता है, मैग्नीशियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, मैग्नीशियम का। इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3 का होल 2। ये हमारा डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है। आज डोलोमाइट कोर्स हमारा किसका होता है, मैग्नीशियम का, इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या, मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, Zn Hg Cu Ag। हमारा कमरे के तापक्रम पर द्रव कौन सा होता है, Hg। कौन सा होता है, Hg। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। कहता है इनमें से जलीय घोल का हिम्नांक क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब तो इसको निकालना पड़ेगा। हमको देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या है 0.01 m क्या, NaCl। NaCl को हम लोग तोड़ते हैं, Na पे प्लस और Cl पे माइनस। I का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 + 1 बराबर कितना, इसमें हम लोग कितने से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.02। इसी तरह से हम लोग कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 0.005 m ये हमारा बच्चों C2H5, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, हमारा क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो हमारा C2H5OH है, इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि ये C2H5 पे हमारा क्या, C2H5 पे हमारा कौन सा प्लस चार्ज, OH पे हमारा क्या माइनस चार्ज, 1 + 1 बराबर कितना 2। इसमें हम लोग 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसी तरह से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, MgCl2,
गलती है MgCl2, तो क्या होगा Mg पर क्या प्लस और Cl पे क्या माइनस, Cl2 है इसीलिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो हमारा I का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 बराबर कितना 3, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे इंटू 3 करेंगे। उसी तरह से है हमारा MgSO4, तो हमारा D में क्या होगा MgSO4, देखिएगा क्या है MgSO4, तो हमारा क्या होगा Mg पर क्या 2 प्लस और SO4 पे हमारा माइनस, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना 2, इसमें हमारा क्या होगा 2 से, इसमें 2 से 3 से गुना होगा, इसमें 2 से गुना होगा, इसमें कितना से 2 से गुना होगा और इसमें हमारा कितना 2 से गुना होगा, तो सबसे कम किसका हो सकता है, तो सबसे कम हमारा इसी का हो सकता है, तो राइट आंसर हमारा क्या, अगला हम लोग देखते हैं, कहता है 0.1 m BaNO3 विलयन के लिए वांटॉप गुणांक को किसके द्वारा I के द्वारा, I बराबर कितना दिया 2.73, कहता है वियोजन की मात्रा की गणना करें, वियोजन मतलब क्या डिसएसोसिएशन की मात्रा की गणना, एसोसिएशन या डिसएसोसिएशन की मात्रा को हम लोग किसके द्वारा अल्फा के द्वारा, तो अल्फा बराबर हमारा फार्मूला होता है कि I-1 बटे n-1 गुना 100, गुना क्या होता है 100, 74 दिया, तो यहाँ हमको I का वैल्यू कितना दिया 2.74, तो हमारा अल्फा बराबर क्या दो 2.74 -1, n का वैल्यू हमारा कितना 3 होगा, आप लोग समझते होंगे, इससे पिछले लेक्चर में भी देखे थे, तो क्या होगा 3 - 1 होगा, तो इसको देखिएगा घटाइएगा तो 1.74 बटे 2 गुना 100, इसको उड़ाएंगे पॉइंट को तो 100 देंगे, 100 100 कट गया, ये 2 से हमारा अप्रोक्सीमेट कितना 87%, कितना 87%। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिंक है एक, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिंक है एक संक्रमण तत्व, लेंथेनाइड समान तत्व, एस ब्लॉक का तत्व, तो Zn का एटॉमिक नंबर कितना 30, बच्चों हमेशा याद रखिएगा एक ट्रिक्स कि Zn Cd और Hg, इसको हम लोग ट्रिक्स के थ्रू भी देख सकते हैं, जाने मन कनाडा में होगी, ये हमारा कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि इसके d ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, इसीलिए यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए यह हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, तो यह हमारा संक्रमण तत्व नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेंथेनाइड किसको कहते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट को, इसका मतलब है कि ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेंथेनाइड नहीं है, क्या ये एस ब्लॉक का है, नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में रहता है, इसलिए डी ब्लॉक का होगा, तो कहता समान तत्व होगा, यस राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ हमारा होगा NaOH, नहीं, इनमें से किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है कास्टिक सोडा को कहा जाता है,
इसको कहा जाता है कास्टिक सोडा को कहा जाता है। नीचा हो गया। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर हमको शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए।